चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निक्की की शादी पक्की हो गई थी। यह खबर मिलते ही गरिमा के हृदय में जैसे मनुष्यत सी छा गई। अब तो 30 वर्ष से भी अधिक की हो गई थी निक्की की उम्र। भैया भाभी के लाख प्रयास के बाद भी निक्की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक और जहां शादी से ज्यादा खर्च न कर पाने की असमर्थता रहती, वहीं दूसरी तरफ सुयोग्य वर मिलना भी कठिन होता। और अब जबकि शादी तय हो गई है तो गरिमा की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी की जगह उसके हृदय में शंका और डर सा समा रहा है। गरिमा निक्की की बुआ है, खाली हाथ शादी हो गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी? उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी। और यदि आशुतोष से निक्की के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या आशुतोष का बेबस चेहरा उसके हृदय को तार तार नहीं कर देगा? निरीहिता से भर उठी है गरिमा। भैया गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, पर आत्मसम्मानी भैया को निसंदेह गरिमा से कोई आकांक्षा नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए गरिमा से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही तो पली बढ़ी है गरिमा। पिता की असमय मौत ने उसकी मां को मानसिक रोगी बना दिया था। तब भैया भाभी ने ही उसे स्नेहहीन संरक्षण दिया था। भैया के गले में बाहें डालकर लाड़ दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल गरिमा के लिए अविस्मरणीय है। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा गरिमा के मुंह में ठूस कर दायित्व निर्वाह करती भाभी के एहसान से तो कदाचित उन्हें सोने चांदी से तोलकर भी ऋण नहीं हो सकती गरिमा। जाने कितनी बार गरिमा ने भाभी को बगैर सब्जी के दाल रोटी गटकते देखा है, लेकिन गरिमा की थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। गरिमा ने आशुतोष को भैया भाभी की हर बात बताई है। आशुतोष को भी निक्की की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से ऐतराज नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते कहाँ हैं जो खर्च किए जाएं? आशुतोष की मजबूरी को जानती है गरिमा, इसलिए चुप रहती है। आशुतोष भी कदाचित अपनी विवशता के कारण ही चुप था। अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से वे लड़ रहा था। पहले गरिमा भी नौकरी करती थी, वह शिक्षिका थी, लेकिन ब्याह होते ही आशुतोष ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो गरिमा, माँ बहुत कमजोर हो गई है। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, गरिमा ने सुझाव दिया। आया का खर्च भी कम नहीं होता गरिमा, चोरी चपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको। फिर क्या फायदा इसी नौकरी का? तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो, मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। स्नेह से गरिमा के गालों को हथेली पर रखते हुए निर्णयात्मक लहजे में आशुतोष ने फैसला सुनाया तो गरिमा को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति आशुतोष का स्नेह भाव देखकर पहले पहले गरिमा गौरवान्वित हो उठती थी कि वह एकमात्र भक्त पुरुष की पत्नी है। आशुतोष का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना गरिमा को बेहद भला लगा करता था। हर माह वेतन मिलने के बाद आशुतोष सारा वेतन माँ के हाथ पर धर दिया करता था। यह भैया भाभी द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम था कि गरिमा यह सब देखकर भी कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई। लेकिन जल्द ही आशुतोष का मात्र प्रेम गरिमा को खटकने लगा।
यदि प्रेम और विश्वास दोनों पक्ष बराबर हों तो सब कुछ सुखद भी लगता है। अन्यथा विपरीत परिस्थितियां में भला कौन सुखी रहा है। आशुतोष को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसलिए उसने कभी अपनी माँ से अपने दिए गए पैसों का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन गरिमा जानती थी कि माँ पैसे बचाती है। कई बार गरिमा ने उन्हें निशा को पैसे देते देखा भी था। गरिमा सोच सोच कर व्याकुल हो उठती। यदि निशा को पैसे की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर की जानी चाहिए, पर आशुतोष को इसकी जानकारी देना भी तो आवश्यक है। आशुतोष को अंधेरे में रखकर माँ के द्वारा किया जा रहा कृत्य गरिमा को तनावग्रस्त कर जाता। उसे लगता जैसे आशुतोष की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में है। ना तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिलता है और ना ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद आशुतोष के प्रति गरिमा का स्नेह दुगना हो गया, क्योंकि वह जानती है कि आशुतोष का उसके अलावा कोई नहीं। घर की परिस्थितियां माँ से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन जब भी वे बजाय उस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी बेटी को पैसे देती रहती। गरिमा को कई बार लगता कि उसे माँ की शिकायत आशुतोष से कर देनी चाहिए, लेकिन कहीं आशुतोष सच जानने के बाद माँ से स्पष्टीकरण मांग ले और घर का शांत वातावरण दुखद न बन जाए, यही सोचकर वह चुप रह जाती। कई बार पैसों की तंगी के कारण गरिमा को अपनी आकांक्षाओं को अपने ही अंतर में दफना भी देना पड़ता था, पर गरिमा ललक माँ को पिघला नहीं पाती। जैसे वे कभी कभार निशा को पैसे दे देती है, वैसे गरिमा को कभी क्यों नहीं दे पाती। यदि आशुतोष घर खर्च के लिए गरिमा को दिया करता तो निश्चित ही गरिमा भी अपने लिए थोड़े पैसे हर माह बचा लिया करती। पर फिलहाल तो इस स्थिति ऐसी थी कि जब भी आवश्यकता हो उसे आशुतोष से ही पैसे मांगने पड़ते। जब से गरिमा ने माँ को छिपाकर निशा को पैसे देते हुए देखा था, तब से उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए माँ से पैसे मांगना छोड़ दिया था। जब भी पैसे की जरूरत होती वह आशुतोष से ही मांगती। आशुतोष कभी उसे अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर दे देता तो कभी माँ से लेकर दे देता। पिछली बार जब होटल दीप्ति में साड़ियों की सेल लगी थी, तब गरिमा के पास पड़ोस की सभी सखियां सेल से साड़ी खरीदने जा रही थी। उन्होंने गरिमा से भी साथ चलने का सहज आग्रह किया। इस बार गरिमा अपनी आकांक्षा के आगे विवश हो गई। पैसे की मांग सुनते ही आशुतोष के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेबसी छा गई। उसे गरिमा के लिए माँ से पैसे मांगने पड़े। माँ ने पैसे तो दे दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू आस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललकना गलत तो नहीं है, लेकिन साथ में यह देख लेना भी जरूरी है कि आशुतोष की कम तनख्वाह में क्या यह संभव है। और फिर तुम्हारे पास साड़ियां हैं तो तुम्हें इस बार तो चली जाओ, पर आगे से ध्यान रखना, जरूरत हो तभी कुछ खरीदना, अन्यथा पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा। जितनी चादर हो उतना ही पैर फसाना चाहिए बेटी। आज थोड़ा बहुत बचाओगी तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। और गरिमा का मन उचाट हो गया। वह सखियों के साथ बेमन से सेल तो देखने गई और एक सादर सी साड़ी भी खरीदी, लेकिन खुशी से नहीं। सखियों का उत्साहित चेहरा देखकर उसे बार बार अपने आप पर शर्म आती रही, यह सोचकर कि कैसा जीवन है उसका। माँ ने थोड़े से पैसे देते हुए कितनी लंबी चौड़ी बात सुना दी, और सब कुछ सुनकर भी आशुतोष खड़ा रहा।
आशुतोष जैसे उसे माँ की हर बात माननी हो। कभी कभी गरिमा बड़ा उपेक्षित महसूस करती। यदि उसने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो इच्छा अनुसार अपना जीवन तो जीती। लेकिन अब इन बातों को सोचकर मन मैला करने से क्या फायदा। खैर, जो कुछ भी उसके साथ होता है उसे तो वह सहन कर लेती है। लेकिन फिलहाल निक्की का ब्याह सिर पर है। कितनी विषम घड़ी आ गई थी। यदि वह आशुतोष से जरा सी जिद करेगी तो निश्चित ही गरिमा की खुशी के लिए कर्ज लेकर इंतजाम कर ही देगी। लेकिन कर्ज लेकर आशुतोष पर बोझ डालना गरिमा को अच्छा नहीं लग रहा था। पर वह चुप रहना ही कोई हल नहीं होगा। आशुतोष से बात तो करनी ही होगी। आशुतोष गरिमा की आकांक्षा जानकर कहीं परेशान न हो जाए, यह सोचकर गरिमा के नेत्र सजल हो उठे। वह तो सदैव यही चाहती थी कि वह अपनी वजह से आशुतोष को कभी परेशान न होने दे। बेचारा आशुतोष, गरिमा के अलावा उसका ख्याल रखने वाला कोई और नहीं था। अपनी माँ को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है वह, पर यह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे कैसे कैसे छल रही है। माँ का दिल टटोलने के उद्देश्य से गरिमा के मन ही मन योजना बनाई कि वह माँ के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी से पेश आएगी और उन्हीं को अपनी समस्याएं बताएगी। देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वैसे तो माँ के अनअपेक्षित व्यवहार के बावजूद गरिमा उनसे कभी कठोर नहीं हो पाई थी, पर अब उनके साथ अपेक्षाकृत वह अधिक कोमल व्यवहार करने का उसने निर्णय किया और मौका पाते ही वह अपनी अधेड़ बूंद से माँ को अवगत कराते हुए बोली, माँ, निक्की की शादी में जाना है। समझ में नहीं आता उसे क्या तोहफा दूं। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अतः उनकी बेटी के प्रति मेरा भी तो कोई दायित्व बनता है। तुमने आशुतोष से बात नहीं की? नहीं माँ, पूछने में संकोच हो रहा है। कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं, उस पर यह शादी। हाँ, वो तो है। कहते हुए माँ गरिमा के पास खिसक आई। तू ऐसा कर बेटी, आशुतोष से इस समय कुछ भी मत कहना। उसके पास पैसे तो हैं, नहीं वह बेकार परेशान होगा। लेकिन उनसे कहे बगैर तुमसे कहा ना, उससे मत कहना। अभी बात में दृढ़ता लाती हुई माँ बोली। उन्हें देखकर लग रहा था मानो बेटे की परेशानी से व्यथित हो। गरिमा का भी जी चाहा कि वह अपने नाटकीय आवरण को उतार फेंके और कह दे कि माँ से कि अगर बेटे की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो बेटे का पैसा चुरा चुरा कर बेटी को देने की क्या जरूरत है। खुद जब बेटे के साथ छल करती है तब तो कुछ नहीं लगता, और इस वक्त चेहरे पर ऐसे स्नेह उमड़ा रही है जैसे उन जैसी ममतामयी माँ और कोई होगी ही नहीं। छी! गरिमा का हृदय माँ के लिए नफरत से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह खुलकर इस विषय पर आशुतोष से बात करेगी। यदि गरिमा को कुछ पैसे मिलते रहते तो आज निक्की की शादी के वक्त यह समस्या नहीं आती। आखिर आशुतोष के पैसे पर गरिमा का भी हक बनता है। गरिमा का हृदय कुंठाग्रस्त हो चला था। जब तक वह अपनी व्यथा को आशुतोष के आगे उड़ेल नहीं देगी, मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस रात भी गरिमा आशुतोष से कुछ नहीं कह पाई, कारण आशुतोष देर रात को घर लौटा और कहने लगा कि ओवर टाइम कर रहा था। गरिमा पसीज गई, थक कर चूर हो गया था आशुतोष। गरिमा को आशुतोष के आराम की चिंता होने लगी। अब इस वक्त कुछ भी कहना उसके लिए संभव नहीं था। माँ के संबंध में कुछ भी कहकर वह आशुतोष की नींद हराम नहीं कर पाई और चुपचाप अपने तनाव को अपने अंदर ही सहेज लिया।
सुबह गरिमा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पूरी रात कुंठित मन लेकर सो भी नहीं पाई। सुबह माँ ने स्नेहपूर्वक एक दो वाक्य पूछे थे, शायद आशुतोष के देर से आने के बारे में, पर गरिमा उनकी बात अनसुनी कर चुप रही। माँ के चेहरे की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। कितनी चालाकी से कह रही थी कि तोपे के बारे में आशुतोष से ना कहूँ। वह तो यही सोचती होगी कि मैं बगैर किसी तोहफे के चली जाऊं। व्यथित हृदय से गरिमा ने सोचा, ओह, मेरा अपमान हो या सम्मान, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनके लिए तो बेटी ही सब कुछ है। खींच उठी गरिमा मुंह फुलाए घर का काम करती रही। माँ से उनके छल कपट का जिक्र करते हुए लड़ बैठने की इच्छा हो रही थी उसकी, पर आदतन चुप ही रह गई। आज तक कभी किसी से लड़ने जैसी स्थिति गरिमा के आगे नहीं आई थी। लड़ाई झगड़े के सदैव दूर भगाने की प्रवृत्ति रही उसकी। अपनी आदत पर उसे क्रोध भी आ रहा था। उल्टा जवाब देने की आदत होती तो प्रतिक्रिया के बाद थोड़ी सी राहत तो मिलती, पर अब तो अंदर ही अंदर घुटते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आशुतोष रोज की तरह 9 बजे ही दफ्तर के लिए निकल गया था। गरिमा सोच रही थी कि वह धीरे से माँ से पूछे कि उनके इस वक्तव्य का भला क्या अर्थ है कि आशुतोष को तोहफे के बारे में कुछ न कहना। वह माँ से बड़ी स्पष्ट बातचीत कर एक निर्णय लेने को मचल उठी। गरिमा को लग रहा था कि वह कब तक माँ के अन्याय को सहती रहेगी। एक बार आवाज उठाना तो जरूरी था, ताकि अगली बार से माँ उसके और आशुतोष के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र ना करे। सच, यह सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या था। आशुतोष से कुछ कहे बगैर बंदोबस्त कैसे हो सकता है। ले देकर 8 रोज ही तो शेष रह गए थे निक्की के ब्याह को। गरिमा मन ही मन वो भूमिका तैयार करने लगी जिसका सहारा लेकर उसे माँ से स्पष्टीकरण मांगना था। स्वयं को तैयार कर गरिमा जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी देखा माँ तैयार होकर बाहर निकल रही है। मैं जरा निशा के पास जाकर आती हूँ, माँ ने कहा तो गरिमा को लगा कि चीख कर उन्हें रोक लूं। कहें, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए फिर जाइए, लेकिन कह नहीं पाई। आज फिर उसकी संकोची प्रवृत्ति ने उसे झुका दिया। माँ जा चुकी थी। गरिमा को कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। क्या करे आगे, किससे कहे। जी चाहा आशुतोष के दफ्तर में फोन करके उसे बुला लो और चीख चिल्ला कर अपने मन की भड़ास निकाल लो। एक तो आंतरिक घुटन बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, ऊपर से माँ के रवैया और आशुतोष की चुप्पी जानलेवा सिद्ध हो रही थी। पता तो है आशुतोष को भी कि निक्की की शादी में जाना है। मेरा कार्यक्रम क्या है, कब जाना है, कब लौटना है, कुछ भी तो नहीं पूछा उसने। गरिमा त्रस्त हो गई। कई दिनों से लगातार एक ही विषय पर यंत्रणा इतनी बढ़ गई कि वह तकिए में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। न कुछ बनाने की इच्छा हुई न खाने की। माँ निशा के घर गई है तो शाम को ही लौटेगी। बिस्तर पर पड़े पड़े कब नींद आ गई गरिमा को पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर गरिमा हड़बड़ा कर 4 बज उठी। इधर उधर देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। सारा शरीर थककर चूर हो गया था। वह बेमन से उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने आशुतोष खड़ा था। आशुतोष इस वक्त वह सोच में पड़ गई, पर आशुतोष के चेहरे पर गरिमा के आश्चर्य को देखकर कोई भाव नहीं उभरा। गरिमा, माँ आज दफ्तर आई थी, मुझे 2000 रुपए दिए हैं हमारे टिकट के लिए। मैं
रिजर्वेशन करवा कर आया हूँ निक्की की शादी के लिए। शादी के 2 रोज पहले चले जाएंगे, ठीक है ना? शर्ट उतार कर बाथरूम में प्रवेश करते करते आशुतोष बोला, क्या तुम भी चलोगे? हाँ जरूर जाऊंगा, वरना भैया क्या सोचेंगे? उनकी पहली बेटी की शादी है और तुम अकेली। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गरिमा चुप रही। हृदय के संशय में कोई अंतर नहीं। तोहफे के संबंध में तय होना जो शेष था। चेहरे पर खुशी का भाव न पाकर आशुतोष बिगड़ गया। यह क्या गरिमा, टिकट भी ले आया, पर लगता है तुम खुश नहीं। आखिर क्या बात है? निक्की को क्या देंगे, यह भी तो सोचा है। निक्की के लिए कंगन लेने ही तो गई है माँ। क्या? चौंक गई गरिमा। हाँ, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। गरिमा, माँ पैसे बचा कर रखती थी ताकि जरूरत पड़ने पर हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आज वो दफ्तर में आकर जब टिकट के पैसे देने लगी तो मैं चकित हो गया कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से। तब उन्होंने बताया था कि वह हर घर के खर्चे से पैसे बचाती थी। निशा के बैंक में ही उन्होंने अपना भी एक खाता खोल लिया था। वह निशा के हाथ पैसे जमा करवा दिया करती थी। इस समय उन्होंने पूरे 10,000 रुपये बैंक से निकाले हैं। 8,000 कंगन के, 2,000 आने जाने के। सच्चाई सामने आते ही चकित रह गई गरिमा। आशुतोष, यदि माँ हमें बता देती कि वो पैसे जमा कर रही है तो हम अनावश्यक तनाव से तो बच जाते। गरिमा, माँ कह रही थी कि यदि वह हमें बताती तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती। हम में उल-जुलूल चीजों को खरीदने की इच्छा जागृत हो जाती। उन्होंने हम दोनों के स्वभाव को समझकर ही ऐसा कदम उठाया था। तुम्हें भी माँ से सब सीखना चाहिए। फिर आगे भी बहुत कुछ बोला आशुतोष, जिससे गरिमा सुन नहीं पाई। वह तो सोच रही थी कि आंखों देखा कानों सुना भी कैसे गलत सिद्ध हो जाता है। उसे तो लगता था कि वह पत्थरों के घर में आ गई है, जहां उसकी किसी को परवाह नहीं। पर यहाँ तो सभी उससे प्यार करते हैं, उसके लिए चिंतित रहते हैं। संशयों के दायरे से तो निकल आई गरिमा, पर हृदय में चैन अब भी नहीं था। अब तो जब तक माँ के चरण छूकर माफी नहीं मांग लेगी, उसे चैन नहीं आएगा। गरिमा अपने को श्रेष्ठ समझती थी, लेकिन गरिमा की चुप्पी, त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य पालन का एक प्यारा सा प्रतिदान देकर माँ ने भी अपनी श्रेष्ठता का एहसास उसे करा दिया। गरिमा को लगा जैसे उसकी सारी अच्छाइयाँ कितनी बौनी सिद्ध होने लगी है त्यागशील और स्नेही माँ के सामने। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद।